गाइस चैप्टर का नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर। मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर। इसमें मैं पहले कुछ चीज़ें रीकैप कराना चाहता हूँ। रीकैप ये है कि हमने कहा था बार मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। सही है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और कोई भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप हो, इसमें अगर मान लो ऐसे है तो इसमें भी फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसी होंगी। सही है। इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ऐसे। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है NIA। ठीक है। ये भी एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पर हमारा इसका साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। सही है। गॉट इट और नॉट? होल्ड करो एक सेकेंड। इसके बाद हमने किया था कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क होता था M×B। ठीक है, दैट इज MB साइन थीटा। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इसमें दो केस में टॉर्क जीरो होती है, इसमें दो केस में टॉर्क जीरो होती है। या तो थीटा 0 डिग्री हो जाए या थीटा 180 डिग्री हो जाए। इज दैट फाइन? ये वाला सर केस स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये वाला केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड थी? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड थी -M.B, बी एक्सटर्नल। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी -MB, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी +MB। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे अगर हमने हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो वापस आता है, हाँ या ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल थीटा पे अगर तुमने ट्विस्ट करके या टेढ़ा करके छोड़ दिया तो वो वापस आता है और SHM भी क्रिएट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्योंकि इस केस में हमारा MB साइन थीटा टॉर्क रिस्टोरिंग हो जाएगा, दैट शुड बी ICM अल्फा। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, तो MB थीटा इज ICM अल्फा। और इस केस में हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना हो जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा √ऑफ MB/ICM। और टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना हो जाएगा? 2π√ICM/MB। गॉट इट? ये रीकैप चल रहा है, पहले करा चुका हूं ये सब में। अगली चीज, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिफाइंड था? नेगेटिव चार्ज
and positive charge fixed L distance apart. तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट था, कितना होता है QL। अब हम मैग्नेट वाले केस में सोचें, तो मैग्नेट वाले केस में क्या होगा, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे डिफाइंड था, इस डायरेक्शन में होगा। क्या मैं इसके अंदर भी सेम एनालॉजी से सोच सकता हूं कि यहां पर मान लो साउथ पोल इज लाइक -QM एंड नॉर्थ पोल इज लाइक +QM। इसको ऐसे सोच लिया कि ये एक कंसेप्ट बना दिया मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज। द ओनली थिंग इज ये अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, वो एज अ सेट ऑफ डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर फिर हमने कह दिया कि m को लिख दिया हमने चार्ज इनटू लेंथ QL। एग्रीड और नॉट? ये मैग्नेटिक चार्ज एक नया कंसेप्ट बना दिया मैंने। इस मैग्नेटिक चार्ज का एक टेक्निकल नेम भी होता है, क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोल देते हैं इसे? पोल स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सोलेनॉइड है, मेरे पास अगर सोलेनॉइड है तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा और टेक्निकल बनाएं, तो मेरे पास अगर सोलेनॉइड है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। m को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स I A। ए कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए ये वाला एरिया हो जाएगा सर्कल मान के, एम आई राइट? अब ये सोलेनॉइड में कई बार पोल स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ कैसे सोच लेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, ये लेंथ L ऑफ सोलेनॉइड हो गया। इसको लिख दूंगा पोल स्ट्रेंथ इनटू L। तो पोल स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं NIA डिवाइडेड बाय L। N बाय L को क्या लिख सकता हूँ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल NIA क्या हो जाएगा हमारा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। किस किस को ये समझ में आ गया? सर। लिख लिया सबने? सर। हाँ गाइस, ये चीज मैटर ऑफ फैक्ट याद रखना, ये चीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद रखना। व्हाट इज मैटर ऑफ फैक्ट? जो पोल्स होते हैं वो एंड पे नहीं होते, वो बार मैग्नेट के थोड़ा अंदर होते हैं। मतलब अगर बार मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ कुछ है, मान लो से 100 सेंटीमीटर है, ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो डाइपोल की लेंथ कितनी मानोगे? डाइपोल की लेंथ टेक्निकली 100 सेंटीमीटर नहीं होती, वो पोल्स हमारे थोड़े अंदर होते हैं, तो वो 84 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दैट फाइन? यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो इज अराउंड 0.84। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, बस याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है गाइस, हो गया? इसको ऐसे सोचो ना, जैसे एंड करेक्शन करते थे हम, वेव्स में किया था एंड करेक्शन। जो नोड और एंटी नोड बनती थी, वो ओपन जो ट्यूब होती थी, ओपन ऑर्गन पाइप होता था, उसके एंड पे नहीं बनती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.3 टाइम्स डायमीटर आगे बनती थी, याद आ रहा है?
0.3 टाइम्स डायमीटर आगे बनती थी। किसी को ये याद आया हो तो, यहां पर बनती थी। किसी किसी क्वेश्चन में ये Yes, sir. किसी किसी क्वेश्चन में ये यूज करना पड़ता था। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी क्या हो जाती थी? इफेक्टिव लेंथ हो जाती थी लेंथ ऑफ पाइप प्लस 0.3d। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती थी? एफ नॉट हो जाता था C/4 L इफेक्टिव। और याद रखेंगे ओपन एट बोथ हैंड पे क्या हो जाता था? ओपन एट बोथ हैंड पे दोनों तरफ ऐड करनी पड़ेंगी एंड करेक्शन, यहां पर भी और यहां पर भी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती थी? C/2L। और L की जगह क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ पाइप प्लस 0.6d। रीकैप हो गया। ये वेव्स के अंदर हमने किया था एंड करेक्शन। यहां तक का समझ में आ गया नहीं आ गया गाइस? आगे बढ़े। सपोज करो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके कारण एक्सिस पे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? 2kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस वाला पॉइंट होती थी। एम आई राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे होती थी? ये आर हो गया, इधर की तरफ होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp/r³। याद आ रहा हो तो एक्सिस पे इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस इज 2k p/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वेक्टर फॉर्म में उसको -kp/r³ लिखते थे। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता था? kp/r²। और पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता था? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे एंगल थीटा पे आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? इसको दो में रिजॉल्व कर दो, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो। ये हो जाएगा अलोंग द एक्सिस वाला p cos थीटा वाला, डाइपोल को रिजॉल्व कर दो, और इधर हो जाएगा p sin थीटा वाला। अब मैं कहूंगा p cos थीटा के कारण हो जाएगा 2k p cos थीटा/r³। ये वाला रिजल्ट लग जाएगा। और p sin थीटा के कारण उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा kp sin थीटा/r³। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इन दोनों का वेक्टर सम एट एंगल अल्फा, जहां पे tan अल्फा हो जाएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ऐसे कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो kp/r³ बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 + 3 cos square theta. Got it or not? Again, this is a recap of electrostatics. इसी चीज को एनालॉजी लगा के हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, ये शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है। इससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी? यहां पे था हमारा 2k p/r³, इसको लिख देना 2 μ0/4 पाई
m बाय आर क्यूब, यहां पे हो जाएगा पीछे की तरफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, यहां पे हो जाएगा एंगल थीटा पे r डिस्टेंस पे हो जाएगा इधर की तरफ 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m cos थीटा बाय आर क्यूब, इधर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m साइन थीटा बाय आर क्यूब, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B एंगल अल्फा पे, जहां पर tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 और नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट m बाय आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने किससे कर दिया, कंपेयर करके कर दिया, मैंने कंपेयर करके कर दिया। एम आई राइट गाइज? अब मान लो मुझे कंपेयर करके नहीं करना, मान लो मुझे कंपेयर करके नहीं करना, तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका करने का तो क्या है, एक रिंग ले लो, रेडियस ऑफ रिंग ले लो r, और यहां पर स्मॉल r पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। इसका फॉर्मूला हमें पता था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड को कह दो म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, करंट कैरिंग रिंग। एम आई राइट गाइज? यहां पर अब फंडा लगा दो, r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, r इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ रिंग। स्मॉल r जो डिस्टेंस है एक्सिस पे, सेंटर से जितनी दूरी पे ले रहे हो वो काफी बड़ा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर क्यूब। अब याद करें मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइंड था इसका, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप का हम डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते थे, NIA। तो यहां पे कितना हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको मैग्नेटिक मोमेंट बना दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट m बाई 2 पाई आर क्यूब। क्या मैं कह सकता हूं ये वही बन गया 2kp, k की जगह हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह हो गया m, 2kp बाई आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। इज दैट फाइन? इसका शॉर्ट कमिंग क्या होगा, इसका शॉर्ट कमिंग ये होगा कि इस तरीके से तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला डिराइव नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? यहां वाला आप डिराइव कर सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमने डिराइव नहीं किया था। रिंग के कारण ऐसे r डिस्टेंस पे, रेड वाले r डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली ही नहीं थी। बाद में m को लिख दो I इंटू पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया कि इससे एक्सिस वाला डिराइव हो जाएगा। ये डेरिवेशन तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये तुम्हें सीबीएसई के बोर्ड में लिख के आनी पड़ेगी। किस में लिख के आनी पड़ेगी? बोर्ड में लिख के आनी पड़ेगी, ध्यान रखना। एक्सिस वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो नहीं पूछेगा। हालांकि इसको करने का भी तरीका है, एक और तरीका भी है। लेट अस से दिस इज मेथड 1।
Let us say this is method 1. Let us go on to method 2. सब लिख चुके थे बाय द वे? Yes, sir. पक्का? दूसरा तरीका है कि हम बार मैग्नेट उठा लेते हैं। ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं L और ये डिस्टेंस ले लेते हैं L। इसको चार्ज ले लेते हैं प्लस QM, इसको ले लेते हैं माइनस QM। हमें एक्सेस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे निकालनी है R पे। बेटा अब ये नया फंडा डिफाइन करो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड थी KQ/R², और नेगेटिव चार्ज होता तो उसके कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी तरफ KQ/R²। यहां पर भी पोल स्ट्रेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं। पॉजिटिव वाले के कारण हो जाएगा μ0/4π QM/R-L², और नेगेटिव वाले के कारण उसकी तरफ हो जाएगा μ0/4π QM/R+L²। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब हमने एक तरीके से सेम फंडा लगा के एक और कह दिया कि पोल के कारण एक पर्टिकुलर नॉर्थ पोल है पॉइंट चार्ज मान के, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज KQ/R², और नेगेटिव वाला है साउथ पोल है उसकी तरफ हो जाएगा KQ/R²। हाँ या ना? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π, और ये QM कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/R+L² माइनस 1/R-L²। ये बन जाएगा हमारा μ0/4π QM 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का फंडा लगाएंगे, R इज मच मच ग्रेटर देन L, R इज मच मच ग्रेटर देन L। तो डिनोमिनेटर में ये तो पूरा डेरिवेशन ही हो गया, μ0/4π QM इंटू 4L/R³। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट कैसे लिख देंगे? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज QM इंटू 2L। तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ μ0M/4π R³ that is again 2 kp/R³। Done or not? Everybody? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे करके दिखाने की जरूरत है क्या? ये R है, यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ये एंगल थीटा हो गया। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ हो जाएगी। दो एक्सिस ले ली, कॉस वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, बचेगा हमारा कौन सा? लेफ्ट की तरफ साइन वाले कंपोनेंट। ये बन जाएगा 2b साइन थीटा। 2b की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π Q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R² प्लस L² के रूट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये 2b हो गया साइन थीटा, L अपॉन रूट ऑफ R² प्लस L² कर देना, R मच मच ग्रेटर देन L कर देना। गाइस गॉट इट और नॉट? 2 इंटू QM इंटू L को लिख देना M,
तो ये बन गया म्यू नॉट m बाय 4 पाई r क्यूब. That is magnetic field on perpendicular bisector. That is same as kp by r cube. Comparison rocks. सर अभी स्क्रॉल मत करना. ये आता था किसी को? नहीं आता था, अभी पूछ रहा हूं. नंदिनी हो चुका था ये स्कूल में कराया होगा. पता नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं कराया. ग्रेट, बहुत मस्त चीजें. गाइस इधर देखो एवरीबॉडी, हमारे पास याद करेंगे मटेरियल ऐसे होते थे जैसे डाइलेक्ट्रिक पढ़ते थे, हमें याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में. हम ये कहते थे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े थे. उसमें मैंने क्या कहा था, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर डाइपोल्स हैं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर डाइपोल्स हैं, प्लस माइनस. डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली नॉन कंडक्टर, दैट इज बेसिकली नॉन कंडक्टर. जैसे ये प्लस माइनस हैं, ये मतलब रेंडमली बैठे हुए हैं. कैसे बैठे हैं? रेंडमली बैठे हैं. इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. तो क्या मैं कह सकता हूं ये डाइपोल्स घूम जाएंगे, और ये कैसे घूम जाएंगे? ये ई के साथ अलाइन कर जाएंगे, ये ई के साथ अलाइन कर जाएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए. एम आई राइट? तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं अगर तुमने ऐसा मटेरियल लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया उस मटेरियल को, तो उसके अंदर के डाइपोल्स अलाइन हो गए. और कैसे अलाइन हो गए? प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर. इज दैट फाइन? ऐसे ही अलाइन होंगे ना, नेगेटिव इधर प्लस इधर और प्लस इधर नेगेटिव इधर. सो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक पे कुछ इधर की तरफ चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इधर की तरफ चार्ज आ गया नेगेटिव. ये बोल सकते हो इसे इंड्यूस चार्ज बोल दिया. क्या बोल दिया? इंड्यूस चार्ज बोल दिया. अब ये बता दो इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी? इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगी. ये डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस हो जाएगी. ई एक्सटर्नल ऐसे था. इज दैट फाइन? सो क्या मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अज्यूम टू बी ई नेट इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड. इज दैट फाइन? किस किस को ये समझ में आया? क्या हम ये कह सकते हैं कि ई नेट कितना होना चाहिए? अब ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो वो क्या कर देता था, नेट फील्ड को 1/k टाइम्स कम कर देता था या 1/k टाइम्स कर देता था. तो हम कहेंगे दिस शुड बी ई एक्सटर्नल बाय के, दिस विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड. तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा? ई एक्सटर्नल 1 - 1/k. क्या मैं ये कह सकता हूं ये भी रीकैप हुआ है? पहले करा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. एवरीबॉडी गॉट इट? गाइस सबको समझ में आया या नहीं आया?
हाँ सर। अब मान लो मैं कहूं, देखो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चीज है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये था नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज, और ये था लेंथ। अगर डाइपोल के बीच में देखोगे तो फील्ड किधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहां पे देखेंगे तो इधर की तरफ होगी ना। और मैग्नेटिक डाइपोल अगर होता, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और हम इसके बीच में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस चीज का ध्यान रखना। सही भी है, जो हमारा मैग्नेटिक बार मैग्नेट होता है, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है ना, इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड दे आर नॉर्थ टू साउथ। गॉट इट? समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हो रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं कहूं मेरे पास कोई मटेरियल सर है, ऊपर कर दो। ओके, हाँ गाइज मैं ये कह रहा था, अब ऐसा सोचा जाए कि जो मटेरियल होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीन तरह के हो गए, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक वो हो गए जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं मटेरियल में, जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल्स आर प्रेजेंट इन मटेरियल। और डायामैग्नेटिक वो हो गया जिसमें नो मैग्नेटिक डाइपोल्स, नो मैग्नेटिक डाइपोल्स। अब पैरा और फेरो में क्या फर्क हो गया, इसमें वीक मान लो, मैग्नेटिक डाइपोल तो हैं लेकिन कमजोर हैं, और इसमें मैग्नेटिक डाइपोल तो हैं लेकिन स्ट्रांग हैं, ऐसे माना जा सकता है। तो पैरा और फेरो तो ऐसे हो गए जिनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट हैं, और डाया ऐसा हो गया जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट नहीं है। सो लेट अस स्टडी अबाउट पैरा एंड फेरो, लेट अस स्टडी अबाउट पैरा एंड फेरो। भाई हमारे पास ये मटेरियल था, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड थे। कैसे थे? रैंडमली अलाइंड थे, रैंडम बैठे हुए थे, ऐसे ही होंगे। इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने। गाइस क्या होने वाला है, क्या मैं कह सकता हूं ये सारे घूम जाएंगे और बी एक्सटर्नल के साथ अलाइन कर जाएंगे? एग्रीड? गाइस यही होगा ना? भाई तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक डाइपोल्स घूमेंगे और बी एक्सटर्नल के साथ अलाइन हो जाएंगे। अब ये बता दो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर बढ़ेगी या घटेगी मटेरियल के अंदर?
क्या मैं ये मतलब मतलब ये कि मैग्नेटिक डाइपोल है, यहां पर इस एम के कारण फील्ड यहां पर क्या होती थी, सेम डायरेक्शन में होती थी ना एम के, नहीं समझे? ये माइनस क्यू एम था, ये प्लस क्यू एम था। इलेक्ट्रोस्टैट में तो हमने कहा था कि भाई अगर ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अभी अभी मैंने कहा था यहां पर ई जो होगा इसके कारण उल्टी डायरेक्शन में होगा, और यहां हाँ पर जो सर। बी होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और आ जाएगी ना, एम के कारण। समझ में आई बात सर या नहीं आई? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये बता दो। बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ बढ़ जाएगी जाएगी। ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को ये कह सकता हूं इज बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ, बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ। ये चीज किसके लिए होगा? पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए। उन दोनों ही मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। पैरा में कम बढ़ती है, फेरो में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज दैट फाइन? ये प्रॉपर्टी कौन कौन दिखाएंगे? जिनके अंदर खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट है, जिनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। जिस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स ये सर। प्रेजेंट हैं उनके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल प्लस सेल्फ का सम हो जाएगा, और नेट फील्ड हमारी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू ओनली एक्सटर्नल। ठीक है। अब ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं थे, रादर ये बोलना भी एक्चुअली गलत है, ये बोलना भी एक्चुअली गलत है। वैसे क्या होना चाहिए? मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था, मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे वेलोसिटी थी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके कारण करंट कैसे मान सकता हूं? ऐसे करंट था, ऐसे करंट था, तो इसका मतलब इसकी फील्ड इधर की तरफ थी। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा होगा, मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें करंट मान सकता हूं ऐसे, तो फील्ड ऐसे हो जाएगी। अब ये बताओ, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी ऐसे, बी एक्सटर्नल ऐसे स्विच ऑन करी, स्विच ऑन करी, तो लेंज लॉ क्या बोलेगा? लेंज लॉ क्या बोलेगा? लेंज लॉ ये पीछे बी बोलेगा, इंड्यूस हो जाएगी। वो कहेगा बी इंड्यूस हो जाएगी, और बी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए कि फ्लक्स इंक्रीज को रोके। तो बी एक्सटर्नल राइट में है, तो ये जो बी है ये डिक्रीज कर जाना चाहिए, ये बी डिक्रीज कर जाना चाहिए, तो करंट डिक्रीज कर जाना चाहिए, करंट डिक्रीज कर जाना चाहिए तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जानी चाहिए। हाँ या ना? अगर बी एक्सटर्नल दोबारा ऐसे रखा तो ये वाला बी इंक्रीज कर जाना चाहिए, ये बी इंक्रीज कर जाना चाहिए तो आई इंक्रीज कर जाना चाहिए, आई इंक्रीज कर जाना चाहिए तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जानी चाहिए। सही है कि नहीं है? तो डायामैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोल रहा है? डायामैग्नेटिक इफेक्ट ये कह रहा है कि जब भी कोई बी एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो टेक्निकली जो इफेक्ट ऐसा आएगा कि उस बी एक्सटर्नल को इंक्रीज होने से रोको। तुम जैसे ही बी एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो एक उल्टी फील्ड बन जाएगी, या ये कहो कि इफेक्ट ऐसा आएगा कि बी एक्सटर्नल को बढ़ने से रोका जाए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और ये इफेक्ट क्यों आ सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन स्पीड अप और
स्लो डाउन, इलेक्ट्रॉन चार्जेस कैन स्पीड अप और स्लो डाउन। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा ये कहोगे कि बी एक्सटर्नल को इंक्रीज करने से रोका जाएगा। तो डायामैग्नेटिक का इफेक्ट क्या होगा? डायामैग्नेटिक का इफेक्ट इफेक्टिवली ये कह रहा है कि जब भी कभी बी एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो टेक्निकली बी सेल्फ ऐसे जाएगा और बी सेल्फ ऐसे जाएगा, तो बी नेट क्या होगा? बी एक्सटर्नल माइनस बी सेल्फ। अब यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ये कहना गलत है कि ये इफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल ही दिखाएंगे, ये सारे मटेरियल दिखाएंगे। ये मेरे ख्याल से तो पैरा वाला भी दिखाएगा और फेरो वाला भी दिखाएगा, हाँ या ना? क्योंकि ये इफेक्ट तो फेराडे लॉ और लेंज लॉ पे डिपेंडेंट है, एम आई राइट? ये तो सब जगह लगेगा, लेकिन ये इफेक्ट बहुत कमजोर सा इफेक्ट है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पैरा और फेरो में जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने वाला इफेक्ट है, उसके सामने ये इफेक्ट छुप जाएगा। तो ये इफेक्ट दिखाई किसमें देगा? सिर्फ ऐसे मटेरियल्स में दिखेगा जिसमें खुद का मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। इज दैट फाइन और नॉट? किस किस को ये कहानी समझ में आई है? ये इफेक्ट इज प्रेजेंट इन पैरामैग्नेटिक ऑल्सो, फेरोमैग्नेटिक ऑल्सो, बट दिस इफेक्ट इज अ वेरी वीक इफेक्ट कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करो तो बी सेल्फ क्या करेगा? उसको बढ़ने से रोकेगा। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये इफेक्ट इतना छोटा इफेक्ट है कि हम ये कह सकते हैं अगर मैग्नेटिक डाइपोल होते और वो अलाइन कर जाते तो ओवरऑल तो इंक्रीज ही आएगा। तो पैरा और फेरो के केस में डाया वाला इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये किस किस मटेरियल में दिखेगा ये इफेक्ट? सिर्फ और सिर्फ ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक खुद का मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं है। इज दैट फाइन और नॉट? एवरीबॉडी गॉट इट? डाया में शोएंगे। अरे तो डाया ऐसे हो गया ना जिसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट है ही हाँ नहीं। ठीक डाया है। में मैंने स्टार्टिंग में लिखा होगा, डायामैग्नेटिक ऐसे थे जिसके अंदर देर इज नो मैग्नेटिक डाइपोल्स, और पैरा और फेरो ऐसे थे जिनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स थे। तो जिनमें मैग्नेटिक डाइपोल्स थे उनके अंदर तो इंक्रीज ही आएगा, और इस वाले में वो इंक्रीज वाला इफेक्ट नहीं है, तो डिक्रीज वाला इफेक्ट दिखाई देने लगेगा, वरना ये डिक्रीज वाला इफेक्ट है हर जगह। एम आई राइट? ओके सर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. इस बात पे गाइज, इस चीज को समझने के बाद इस स्टोरी को पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? एवरीबॉडी पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। रीडिंग मारो। यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स, ठीक है? एवरीबॉडी सपोज करो हमारे पास ये मटेरियल है, हमने सोलेनॉइड, पहले हमने सिर्फ ऐसे सोलेनॉइड रखा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई। अब जब करंट भेजूंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू आर म्यू नॉट एन आई। इज दैट फाइन और नॉट? भाई मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, कोर डाल दिया, कुछ सोलेनॉइड के अंदर कोर डाल दिया, तो हम कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आर म्यू नॉट एन आई।
म्यू आर क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल. इज दैट फाइन? हमें पता है कि डाया के अंदर फील्ड कम हो जाती है, तो म्यू नॉट एन आई से कम हो जानी चाहिए. इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 फॉर डाया, डाया मैग्नेटिक, और म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी फॉर पैरामैग्नेटिक, और म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगी फॉर फेरोमैग्नेटिक. इज दैट फाइन? फेरोमैग्नेटिक के लिए मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी पैरा के लिए, और लेस देन 1 हो जाएगी डाया के लिए. ये सबको याद रहेगा एवरीबॉडी? अरे हाँ नाम है, मैं स्टोरी बना रहा हूं. एक तो थ्योरी वाला चैप्टर है पूरा का पूरा. समझ में आता जा रहा है नहीं आता जा रहा है एवरीबॉडी? यस सर. अब मैं बी नेट को कैसे सोच सकता हूं? एक और तरीका सोचने का. इसको सोच लो बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ. इसको ऐसे सोचो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहां पर म्यू आर म्यू नॉट एन आई. इसको ऐसे सोचो म्यू नॉट एन आई, ये तो बी एक्सटर्नल हो गया. बी एक्सटर्नल तो हो गया म्यू नॉट एन आई प्लस बी सेल्फ. यहां तक की स्टोरी समझ में आ रही है? मतलब इसको ऐसे सोचा, ये बी एक्सटर्नल है, जब कोर डाल देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बी एक्सटर्नल और बी सेल्फ का सम. इज दैट फाइन और नॉट? तो म्यू नॉट एन आई को ऐसे लिख दो, म्यू नॉट एन आई प्लस बी सेल्फ. अब कहानी बनती है कि ये बी सेल्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा? बी सेल्फ किस पे डिपेंड करेगा? क्या हम ये सोच के कह सकते हैं कि बी सेल्फ will depend on B external also? B self will depend on B external also. ये हजम नहीं हुआ. वैसे हजम हो जाना चाहिए. पता है क्यों? मान लो इसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स थे, मैग्नेटिक डाइपोल थे. जितना ज्यादा बी एक्सटर्नल लगाओगे उतने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बी एक्सटर्नल को इंक्रीज करोगे तो हाँ मोर सर. मोर एम विल अलाइन, और जितने अलाइन होंगे उतना ही ज्यादा बी सेल्फ की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो क्या मैं ये कह सकता हूं बी सेल्फ विल डिपेंड ऑन बी एक्सटर्नल ऑल्सो? दिस इज वन थिंग. दूसरा, वो डिपेंड करेगा कुछ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी पे. बी सेल्फ की वैल्यू एक तो बी एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगी, एक किसी चीज पे डिपेंड करनी चाहिए. किसे क्या कह सकते हैं? मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी. ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड हो सकती है कि वो मटेरियल कितना अच्छा है जिसके अंदर एम आराम से घूम पा रहे हैं या नहीं घूम पा रहे हैं. ये भी तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल घूम के अलाइन कर पाए, इसका मतलब मटेरियल इतना, मतलब ऐसे सोचो कि अंदर लुब्रिकेटेड है कि वो आराम से उसका जो डाइपोल है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर की तरह सोचो कि भाई पता चला वो घूम के अलाइन हो गया. मान लो वो ऐसा होता कि समहाउ रिजिड टाइप होता जिसमें एम घूम ही नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं ना कि वो एम अलाइन ही नहीं कर पाएगा. तो अकेले बी एक्सटर्नल पे नहीं, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. इज दैट फाइन और नॉट? इस मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी को लिख देते हैं ऐसे.
काई। इसका नाम है हमारा, इसका टेक्निकल सा नाम है, इसको सक्सेप्टिबिलिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसे? व्हाट डू वी कॉल दैट? इसे बोलना, क्या बोला आपने उसे? सक्सेप्टिबिलिटी। बता रहा हूं क्या बोला मैंने, ये बोला मैंने। आई विल नॉट इवन ट्राई। इसको क्या बोल देते हैं? सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। इज दैट फाइन और नॉट? यहां तक लिख लो तो बता देना। इसको फिर हम वो बनाएंगे, कंसाइज सा कुछ बनाएंगे। मैं ये कह रहा था, हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू आर म्यू नॉट एन आई। उसको मैंने कह दिया था बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ, ठीक है। और मैंने कहा था नेट मैग्नेटिक फील्ड पैरा के अंदर इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा। फेरो में ज्यादा इंक्रीज करती है तो म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, और डाया में डिक्रीज करती है तो म्यू आर लेस देन 1 होगा। यहां तक का समझ में आ गया? बी एक्सटर्नल को लिख दिया म्यू नॉट एन आई, और बी सेल्फ को मैंने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी सक्सेप्टिबिलिटी। सही है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सक्सेप्टिबिलिटी इनटू म्यू नॉट एन आई। सही है? प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल, प्रोपोर्शनल टू सक्सेप्टिबिलिटी। तो हमने कह दिया काई इंटू म्यू नॉट एन आई लिख दो। तो यहां से एक और चीज समझ में आ रही है कि म्यू आर को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस काई। अब हम ये कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा गाइज? पैरामैग्नेटिक के लिए काई ग्रेटर देन 0 होगा, फेरो के लिए काई मच मच ग्रेटर देन 0 होगा, और डाया के लिए काई लेस देन 0 होगा। इज दैट फाइन और नॉट? सक्सेप्टिबिलिटी यहां तक का समझ में आ गया या नहीं आ गया एवरीबॉडी? ये सक्सेप्टिबिलिटी क्या चीज है? ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि मटेरियल कितना सक्सेप्टिबल है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनवाने के, हाँ या ना? तो मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी तो हुई कि अकेला एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना बी सेल्फ, ये भी डिपेंड करेगा कितने आराम से डाइपोल्स घूम गए या नहीं घूमे, हाँ या ना? तो हमने कहा भाई सक्सेप्टिबिलिटी पैरा के लिए पॉजिटिव होती है, फेरो के लिए मच मच ग्रेटर देन 0 होती है, और डाया के लिए नेगेटिव होती है। यहां तक क्या याद हो गया? रटना है सारी स्टोरी, यहां तक की स्टोरी रट ली। तो अब मैं पैरा के ऊपर कुछ और स्टोरी बताऊंगा पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए जो हमारी सक्सेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसकी सक्सेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? पैरामैग्नेटिक की। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे ख्याल से वाइब्रेशन बढ़नी चाहिए, और वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी तो अलाइन होना कम हो जाएगा, तो सक्सेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। नहीं समझे भाई? तुम अगर मटेरियल को गर्म कर दोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी नाचने लगेगा, एटम्स भी नाचेंगे और न्यूक्लियस भी नाचेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो घूम के अलाइन होना मुश्किल हो जाएगा, और वो मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब सक्सेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर एक लॉ आता है समथिंग कॉल्ड एज क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ कहता है सक्सेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सक्सेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ
पैरा के लिए। तो हम ये कह सकते हैं सक्सेप्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा हो जाएगा गाइस? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे सक्सेप्टेबिलिटी कम होएगी। किसके लिए? पैरा के लिए। अगर डाया, ये पैरा के लिए ग्राफ है, डाया के लिए कोई ग्राफ पूछे तो डाया में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो उसमें सक्सेप्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा गाइस? नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि उसके लिए x हमारा लेस देन 0 था या काई हमारा लेस देन 0 था। इज दैट फाइन? एवरीबॉडी गॉट इट? सर फेरो के लिए, फेरो के लिए, फेरो के लिए अगर मैं फेरो को हीट कर देता हूं तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, और वाइब्रेशन बढ़ेगी अगर, हम ये कह सकते हैं, तो फेरो हमारा पैरा बन जाएगा। कोई एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिस पे फेरो विल बिकम पैरा, एंड वंस इट बिकम्स पैरा इट विल स्टार्ट फॉलोइंग क्यूरीज लॉ। तो यहां पर हमारा इक्वेशन बनेगा काई टी माइनस टी डैश इज कांस्टेंट। इस टी डैश को बोल सकते हैं वो टेम्परेचर जहां पर फेरो पैरा बन गया, जहां पर फेरो पैरा बन गया। इज दैट फाइन? तो इसका हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? काई वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पहले कांस्टेंट होगा जब तक वो फेरो था पॉजिटिव होके, और उसके बाद 1/t टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये टेम्परेचर हो जाएगा हमारा टी डैश। इसको चाहें तो क्या नाम दे देते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है गाइस, समझ में आ गया नहीं आ गया? सर गाइस ये हमने क्या कर लिया? अरे यार, हाँ गाइस, हमने बेसिकली क्या कर लिया? सक्सेप्टेबिलिटी कर लिया। अब एक और चीज देखते हैं। ये हमने सोलेनॉइड लिया, और सपोज करो मैंने इसमें करंट भेज के करंट को इंक्रीज किया, तो हमें एक ग्राफ बनाना है किसका? एक्स एक्सिस पे ले लो बी एक्सटर्नल, और वाई एक्सिस पे ले लो बी सेल्फ। एक्स एक्सिस पे ले लो बी एक्सटर्नल, वाई एक्सिस पे ले लो बी सेल्फ। सोचते जाओ ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने कहा जैसे जैसे बी एक्सटर्नल बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी सेल्फ भी बढ़ेगा, जैसे जैसे बी एक्सटर्नल बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी सेल्फ भी बढ़ेगा। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और वो ग्राफ कुछ देर बाद बी एक्सटर्नल बढ़ाते रहना, बी सेल्फ बढ़ना बंद हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को ये समझ में आया कि बी सेल्फ बढ़ना बंद हो जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? ऑल डाइपोल्स हैव अलाइंड, ऑल मैग्नेटिक डाइपोल्स हैव अलाइंड। अब तुम बी एक्सटर्नल बढ़ा भी दोगे तो बी सेल्फ थोड़ी बढ़ सकता है, क्योंकि जो एम थे सारे के सारे अलाइन होके बैठ जाएंगे। तो अब तुम बी एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो बी सेल्फ क्यों बढ़ेगा भाई? ये बताओ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? अरे हाँ ना में जवाब देते हैं यस सर सर। कि भैया हमने बी एक्सटर्नल ऐसे था और उसको बढ़ाते गए तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमारे अलाइन होते गए,
और ये अलाइन हो जाएंगे ऐसे, तो सारे अलाइन हो गए, तो बी सेल्फ और बढ़ना बंद हो जाएगा। अब किसी ने बी एक्सटर्नल को हटा दिया, बंद कर दिया, तो ये अनअलाइन होने लगेंगे, लेकिन सारे अनअलाइन नहीं होंगे, कुछ अभी भी अलाइंड बैठे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीके से तुमने किसी चीज को घुमा के रख दिया तो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे डी अलाइन हो जाएं, कुछ जैसी हालत में थे वैसे ही बैठे रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब मैंने उस चीज को मैग्नेटाइज कर दिया। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार मान लो तुम एक लोहे की कील लो और उस कील के ऊपर तार लपेट दो और उस तार में करंट भेजो, तो उसके बाद उस करंट को हटा भी दोगे तो वो कील जो है वो मैग्नेटाइज हो जाती है करंट हटाने के बाद भी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर के डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, वो अलाइंड बैठे हैं। अब वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। एक तरीके से मैंने कील को मैग्नेटाइज कर दिया, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आ रही है ये बात? यार हाँ ना में जवाब देते हैं, वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा। हाँ सर आ गया। यस सर। तो इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं रिटेंटिविटी। मतलब कोई मटेरियल ऐसा होता कि वन मटेरियल ये था और दूसरा मटेरियल ऐसा था, तो क्या मैं कह सकता हूं वन की रिटेंटिविटी ज्यादा है, टू की रिटेंटिविटी कम है। विच इज अ बेटर मटेरियल दैट शुड बी यूज्ड टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब यह है कि उसको एक बार मैग्नेटाइज करूं और फिर मैं एक तरीके से उसको एज ये चीज हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो गई, तो कौन से वाला चीज बेटर परमानेंट मैग्नेट की तरह ट्रीट होगा? वन। वन, हाँ या ना? नहीं समझे? अरे भाई जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो तुमने एक बार उसे मैग्नेटाइज करके छोड़ दिया, अब कहोगे मेरे पास मैग्नेट का टुकड़ा बन गया एक। मतलब मेरे पास लोहे की कील थी या स्टील की कील थी, लोहे की कील थी, सॉफ्ट आयरन की कील थी या स्टील की कील थी, तो जो स्टील होता है उसका ग्राफ 1 जैसा होता है और सॉफ्ट आयरन का 2 जैसा होता है। तो इसका मतलब मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए? स्टील, सॉफ्ट आयरन नहीं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है सर। उसके डाइपोल अनअलाइन हो जाएंगे अपने आप थोड़ी देर में। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? अब यस। अब उल्टी डायरेक्शन में बी एक्सटर्नल लगाओ, उल्टी डायरेक्शन में बी एक्सटर्नल लगाओ, तो एक पॉइंट पे जाके सारे डी अलाइन हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं कोअर्सिविटी। रिटेंटिविटी का एक और नाम भी था ठीक है। कोअर्सिविटी क्या हो गया? कितना उल्टा बी एक्सटर्नल लगाऊं कि वो डी अलाइन हो जाएं, कि वो डी अलाइन हो जाएं। फिर उल्टी डायरेक्शन में बी एक्सटर्नल और बढ़ाया तो उल्टी डायरेक्शन में बी सेल्फ वाले अलाइन होने लगे और फिर एक पॉइंट पे आते आते सैचुरेशन वैल्यू आ गई। फिर बी एक्सटर्नल हटा दिया तो वो उस डायरेक्शन में अलाइंड बैठे रहे। फिर मुझे ओरिजिनल डायरेक्शन में बी एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा कुछ वैल्यू तक कि वो डी अलाइन हो जाएं, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो फिर ये ग्राफ अलग से ऐसे जाएगा। दिस लूप इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस लूप। दिस लूप इज कॉल्ड एज सर हिस्टेरिसिस लूप। हाँ बेटा बोलो। ये हिस्टेरिसिस लूप के अंदर जब वापस जाएगा, इसकी जो इनिशियल जो हमने वो वैल्यू ली थी वो बदलती रहेगी हर बारी फिर? हाँ हर बारी इसका बदलती रहेगी क्योंकि वो, सैचुरेशन हाँ, पॉइंट डिफरेंट होता रहेगा? देखो सैचुरेशन पॉइंट तो सेम आना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट तो सेम आना चाहिए, लेकिन जो वैसे ग्राफ है अंदर वाला वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है कि पहली बार तुमने ये ब्लू वाला चालू किया था, ये वाला चालू किया था, इसकी हिस्ट्री पे डिपेंडेंट ग्राफ आ रहा था, हाँ या ना? यस सर। अब तुम यहां से गए हो तो वो ग्राफ हो सकता है अलग आए,
यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये होता है कि उसकी रिटेंटिविटी कम होएगी इनिशियल से, या जो पहली बार में आया था, मेरे या ख्याल से फिर तो अलग होगी? देखो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतना खुदाइयां तो हमने भी नहीं करी, मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं करी, और ना मेरा करने का इरादा है, ठीक है। लेकिन करते हैं लोग, पता है, करते हैं। ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ आईआईटी कानपुर में, इनफैक्ट एवरी आईआईटी हैज गॉट अ ब्रांच कॉल्ड एज एमएमई, मेटीरियल एंड मैटर एंड मटेरियल साइंस, कुछ नहीं, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। तो वो लोग बैठ के मतलब ऐसी ऐसी चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उनके कोर्सेज के अंदर है कि भाई चलो एक इसका हिस्टेरेसिस ग्राफ देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखो, तो मतलब वो लोग करेंगे, हमें इतनी की जरूरत नहीं है। हमें जितने की जरूरत है बस याद रखना है भैया रिटेंटिविटी क्या था और कोअर्सिविटी क्या था और हिस्टेरेसिस लूप क्या बता रहा है। हाँ, इसमें हमारे केस में क्या जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर एक हमारा हिस्टेरेसिस लूप ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये स्टील का होता है और ये सॉफ्ट आयरन का होता है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है अब ये भी नहीं पता होगा तुम्हें तो, लो कार्बन कंटेंट, लो कार्बन कंटेंट। हार्ड आयरन क्या होता है, हाई कार्बन कंटेंट। ये पता है या नहीं पता है? अरे पूछ रहा हूं बच्चों, यार बता दो। नहीं। वही मैं कह रहा हूं ना कि सर वो ये पिग आयरन है, पता है ना? पिग आयरन वगैरह इसमें आता है। अरे वही मैं कह रहा हूं ना कि हमने हाई कार्बन कुछ कंटेंट। थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? फर्स्ट ईयर में एक एक कंपलसरी कोर्स होता था उसका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो वो कंपलसरी कोर्स था, सब ब्रांच वालों को करना चाहिए, करना पड़ता है। तो उसके अंदर हमने बहुत बकवास पढ़ी थी कि भाई सॉफ्ट आयरन क्या होता है, हार्ड आयरन का क्या होता है, कैसे बनाते हैं। उसमें तो बहुत कुछ था, वेल्डिंग भी करवा दी थी हमसे। तो हमने बेसिकली वेल्डिंग भी करी है, कास्टिंग भी करी है, आर्क वेल्डिंग भी करी है, बहुत मजा आता है, और गैस वेल्डिंग भी करी है। तो लो आयरन जो सॉफ्ट आयरन होता है, और बहुत अच्छा पेपर बनाया था हमें, मुझे आज भी याद है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफ ने पेपर बनाया, ओपन बुक एग्जाम, मेरी लाइफ का पहला ओपन बुक एग्जाम था। और ओपन बुक में ये था कि भाई तुम बुक जाके ले जाओ, तुम बुक ले जाओ, तुम ओपन नोट्स था शायद, सारे नोट्स जो उसने दिए हैं सब ले जाओ। उसने पेपर ऐसा बनाया, लॉजिकल थिंकिंग वाला। सॉफ्ट आयरन होता है जो कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो ज्यादा मेलिएबल हो जाएगा, ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। हार्ड आयरन होगा वो ब्रिटल हो जाएगा। अब ये बताओ, उसने क्वेश्चन पूछा, गिटार स्ट्रिंग किसकी बनेगी? एनीबडी? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। देखा, ऐसे ही डम लोग होते हैं जिनका फिर आईआईटी तो आईआईटी आयरन की नॉर्मल। नहीं, हार्ड आयरन की बननी चाहिए। मतलब वही, हाँ सर वही। तुम सोचो, आईआईटी में पहुंच गए लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। रट्टू रट्टू लोग है ना, उनका यही होता है। और मैं, पता है, मैं नोट्स ले जाना भूल गया था, मैं गलती से उसमें मेस में भूल गया था, खाना खा रहा था, लंच के बाद था पेपर। आई फॉरगॉट द मेस के अंदर नोट्स थे, वो वहीं पे छोड़ दिए, और मेरे आई थिंक सेकंड हाईएस्ट थे। तो बहुत आसान क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर सॉफ्ट आयरन है, तुमने गिटार स्ट्रिंग को टाइट किया और पहली बार बजाया, टुंग, वो टूट भी टूट सकता है। जाएगी। वो नहीं टूटेगी, नहीं ना, ढीली हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है, वो मेलिएबल था, वो डक्टाइल है, वो ढीला हो जाएगा। फिर टाइट करोगे, फिर टुंग बजाओगे, फिर वो आउट ऑफ ट्यून चला जाएगा। हार्ड आयरन ऐसा होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, कि भैया एक बार टाइट कर दिया तो अब तुम बजाते रहो, टुंग 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 टुंग, तो पता चला आउट ऑफ ट्यून ना चली जाए। तो हार्ड आयरन का बनना चाहिए ना टूट भी कि सकता अबे यार आयरन टूटेगा क्या, मतलब हद है क्या? स्टील जो जो उसने बनाया है, तुम्हें लगता है वो तोड़ने और टूटती है, टूटने तो रिप्लेस कर जी देंगे। सर, मतलब बैंड टूट टाइप हो जाती है। जाए, क्या हो जाए? आउट ऑफ शेप है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सॉफ्ट आयरन वाली है वो बार बार ढीली हो जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम ये देखो, ओपन बुक एग्जाम लिया अगर टीचर ने, तो उसने पेपर ऐसा बनाया कि तुम अपने नोट्स को पकड़ के छानते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा उसका। ठीक है?
वहां पे सबको पता होगा कि सॉफ्ट आयरन में की क्या प्रॉपर्टी थी, हार्ड आयरन की क्या प्रॉपर्टी थी। उसको अप्लाई तो तुम कर ही नहीं पा रहे। हाँ, तो ये बता दो, सॉफ्ट आयरन का ये था और स्टील का ये था। अब ये बता दो, स्टील इज यूज्ड इन क्रिएटिंग permanent magnets, and this is used as core in electromagnets. या फिर इट इज यूज्ड इन कोर इन ट्रांसफॉर्मर्स। इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये बी एक्सटर्नल को तो हेल्प करेगा इंक्रीज करने में, बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि कौन सा यूज करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मर में देखा जाए तो बार बार मैग्नेटाइज होएगा फिर डीमैग्नेटाइज होएगा अपोजिट ओरिएंटेशन पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीमैग्नेटाइज करते हुए ये पार्ट स्मॉल होना चाहिए, ये पार्ट स्मॉल होना चाहिए। अगर किसी को याद आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं, पीवी ग्राफ याद आ रहा है किसी को, साइक्लिक प्रोसेस का? ये एरिया ऑफ लूप क्या होता था, एरिया ऑफ लूप क्या होता था साइक्लिक प्रोसेस में? एरिया ऑफ लूप होता था क्यू नेट इज वर्क डन नेट, नेट हीट का आदान प्रदान, नेट हीट का आदान प्रदान, हाँ या ना? तो नेट हीट का आदान प्रदान इज, नेट हीट लॉस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ लूप। सिमिलरली यहां पर जो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप होगा वो एरिया किसके प्रोपोर्शनल, एरिया के प्रोपोर्शनल क्या होगा, नेट हीट लॉस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट हीट लॉस इन मैग्नेटाइजिंग इन एंड डीमैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। ये भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब एरिया भी छोटा होना चाहिए, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर वाले के लिए। अदरवाइज तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कोलिजन्स होंगे, डाइपोल अलाइन हुए, फिर डी अलाइन हुए, फिर दोबारा अलाइन हुए, फिर डी अलाइन हुए, तो हीट ज्यादा जनरेट ना हो जाए, पता चला कोर गर्म हो गया। अब शायद ये भी समझ में आ रहा होगा, मैंने ट्रांसफॉर्मर में ये कहा था कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट इज अ वीक रिजल्ट। उस वीक रिजल्ट में जो लॉस होगा एनर्जी का कहां जा रहा होगा गाइस, हिस्टेरिसिस लॉसेस। याद करो, एनसीईआरटी पढ़ी हो तो मैंने कहा था पढ़ लेना, उसमें ये लिखा था कि उसमें ट्रांसफॉर्मर्स में मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में क्या बोलते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। उसमें एक लॉस था एडी करंट वाला लॉस, और एक लॉस क्या लिखा था, हिस्टेरिसिस लॉस भी लिखा था। एम आई राइट गाइज? यस सर। सबको समझ में आ गया चैप्टर या नहीं आया है जितना मैंने पढ़ाया अब तक? यस सर। एवरीबॉडी ओके ओके, यहां तक का समझ में आ गया गाइज। सो दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट ऑल। ओके गाइज, सो इस पूरे चैप्टर का सबसे डरावना पेज देखा जाए तो ये है एनसीईआरटी का, ठीक है? इतना डरावना भी नहीं है, पूरी स्टोरी मैंने बता दी है, उस स्टोरी के अंदर इस चीज को फिट करना है। एवरीबॉडी गॉट इट? इस पूरी स्टोरी के अंदर इस चीज को फिट करना है। तो जो लोग यहाँ पर अब तक मस्ती मारते हुए पढ़ रहे थे कि ठीक है सर कुछ बता रहे हैं, स्टोरी बुक की चल रहा है, उस पूरी स्टोरी बुक के अंदर इसको फिट करो कि मैंने जो बोला था उसमें कौन सी चीज क्या है, हाँ या ना? टेक 5 minutes एंड रीड एवरीथिंग। गाइज इसको जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से देख लो। अब इसने एक चीज तो डिफाइन कर दी, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से डिनोट कर रहा है। ये हो गया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और m इज अ वेक्टर विद डायमेंशन लेंथ इनवर्स एम्पियर, ये चेक कर सकते हैं चाहे तो। मैग्नेटिक मूवमेंट के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, NIA
और उसमें फिर टोटल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कितने हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ का मीटर क्यूब। तो आई हो गया एम्पियर और एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा मीटर इनवर्स इनटू एम्पियर। तो ठीक है, सही है, ये चीज सही है, डायमेंशनल फॉर्मूला सही लिखा है। बी नॉट को बी एक्सटर्नल बोला है, बेसिकली बी नॉट को बी एक्सटर्नल बोला है, जो मैंने अब तक बी एक्सटर्नल बोला था वो बी नॉट है। और फिर इसने कहा है बी नेट हो जाएगा बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ, ये हो जाएगा बी एक्सटर्नल प्लस बी सेल्फ। लेकिन एक और चीज भी है, इसने बी एक्सटर्नल को भी दो चीजों में तोड़ दिया। इसने कहा बी एक्सटर्नल में देखा जाए तो म्यू नॉट एन आई था, इधर देखते जाओ म्यू नॉट एन आई था। इसने कहा म्यू नॉट को अलग रखो और एन आई को अलग कर लो, एन आई को अलग कर लो और इसको एक टर्म बोल दो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको एक टर्म बोल दो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। सो टेक्निकली एक्सटर्नल चीज तो एच है ना, एक्सटर्नल चीज तो एच है, ना कि पूरा म्यू नॉट एन आई। एम आई राइट गाइज? समझे कि नहीं समझे? बी एक्सटर्नल में उसने बेसिकली ये कहा कि तुम चेंज किसको करोगे, तुम एच को चेंज करोगे, म्यू नॉट को थोड़ी चेंज करोगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन्होंने डिफाइन कर दिया, उसको इन्होंने एन आई को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दिया। इज दैट फाइन और नॉट? और फिर बी सेल्फ को बोला दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम। एम वही हो गया मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर अगली लाइन में कह रहा है जो ये एम है ये बेसिकली मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और एक्सटर्नल पे भी डिपेंड करेगा। दिखाई दे रहा है अगले पेज पे जो लिख रहा हूं मैं? ये एच पे भी डिपेंड करेगा और एक्स पे भी डिपेंड करेगा। क्या चीज? मैग्नेटाइजेशन। हाँ या ना? हाँ सर। ये वही होगा जैसे मैंने कहा था कि बी जो सेल्फ है, बी सेल्फ है, ये बी सेल्फ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा और बी एक्सटर्नल पे भी डिपेंड करेगा। हाँ या ना? गॉट इट? सर और फिर इसने ये कह दिया कि इसकी जगह इसको ऐसे लिख दो कि हम ये कह रहे हैं कि एम हमारा काई पे भी डिपेंड करेगा और एच पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर ध्यान से देखा जाए तो एनसीईआरटी के अंदर जो एंड में ग्राफ बनाया है, हिस्टेरिसिस लूप वाला ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ भी थोड़ा डिफरेंट है, उसमें लेबलिंग डिफरेंट है। ये ग्राफ है, दे रहा हूं मैं, ये ग्राफ दिया है। तुम नोटिस करो मैंने यहां पर बी एक्सटर्नल लिया था, यहां पर इसने बी एक्सटर्नल नहीं लिया है, इसने बी एक्सटर्नल की जगह किसका ग्राफ लिया है? एच का ग्राफ लिया है। तो ध्यान रखना हिस्टेरेसिस लूप के अंदर एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है और वाई एक्सिस पे बी सेल्फ होता है। इज दैट फाइन? ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे बी एक्सटर्नल नहीं है, एच है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका तुम्हें एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, उसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? सॉल्यूशन भी है, ग्रेट। A solenoid has a core of material with relative permeability 400, तो म्यू आर तो हो गया 400। अच्छा जी। The windings of solenoid are insulated from core, carry a current of 2 एम्पियर, करंट हो गया 2 एम्पियर, ठीक है।
इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया 1000। ओके, एच पूछा है, एच हो गया NI, ये हो गया 2000, एच हो गया 2000, सही है। उसके बाद एम पूछा है, एम हो गया हमारा काई इंटू एच, और म्यू आर हो गया 1 प्लस काई, तो काई हो गया हमारा 399, सक्सेप्टेबिलिटी हो गया 399, और एच हो गया 2000, तो एम की वैल्यू आ गई। तो पहला तो एच की वैल्यू आ गई 2000, बी, ये बी कहां से आ गया यार, भाई क्रैक है क्या ये बी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है, ठीक है भाई, मिसप्रिंट मिल गया एनसीईआरटी के अंदर, क्या मिल गया, मिसप्रिंट मिल गया। तो मैग्नेटाइजेशन कितना आ रहा है, 399 इंटू एच लिखा है इसने, और एच कितना था 2000, ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये गलत नहीं लिखा हुआ इसने, एम कितना होना चाहिए, सर अप्रॉक्स मार दिया होगा, इनका कुछ भरोसा नहीं है। 798,000 होना चाहिए, 798,000 होना चाहिए, ठीक है, ये एम आ गया। अगला क्या पूछा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट NI, म्यू आर हो गया हमारा 400, म्यू नॉट हो गया हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, NI हो गया 2000, ये हमारा सी पार्ट हो गया, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब ध्यान रखना, मतलब एनसीईआरटी इसलिए भी करनी जरूरी है, अब तुमने क्वेश्चन नहीं किया होता तो यहां पर देखो इसने एक नया ही टर्म डिफाइन कर दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। अब ये कहीं थ्योरी में नहीं दिया हुआ मैग्नेटाइजिंग करंट, ये सीधा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब कल क्वेश्चन तुमने करके देखा नहीं एनसीईआरटी का और तुम खुश हो रहे थे, पक्का मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटाइजिंग करंट निकालो, तो नीचे पढ़ लेना भैया मैग्नेटाइजिंग करंट क्या लिखा है, इट इज द एडिशनल करंट that needs to be passed through the winding of the solenoid in the absence of the core which would give the same magnetic field। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको लिख दूं म्यू नॉट N I डैश, और म्यू नॉट को लिख दूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N कितना था 1000 इंटू I डैश, ओके ये पूरा कट गया, ये आ गया 400 इंटू 2000, यहां पर 1000 भी काट दिया, ये आ गया 4 टू 800, तो इसका मतलब इतना करंट भेजना चाहिए इंस्टेड ऑफ 2 एम्पियर, इंस्टेड ऑफ 2 एम्पियर की सेम मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। लेकिन ध्यान रहे इट इज द एडिशनल करंट बोला है, तो एडिशनल करंट का मतलब ये हो गया कि 2 एम्पियर तो पहले ही भेज रहे थे, इसका मतलब एडिशनल कितना भेजना चाहिए 798, कितना भेजना चाहिए 798, और मुझे पूरा यकीन है इसने कुछ ना कुछ यहां पर करी है मिस्टेक, 794 पता नहीं कहां से उठा के डाल दिया, ये कितना होना चाहिए इसकी जगह 798 होना चाहिए। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, गाइस समझ में आया या नहीं आया, ये सर डिफरेंस कहाँ से आया? अरे उस क्वेश्चन में देखो ना मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या डिफाइन किया है, एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास थ्रू द वाइंडिंग्स, एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास थ्रू द वाइंडिंग्स, ठीक है सर। तो एडिशनल मतलब 800 भेजना चाहिए, तो 2 तो पहले ही भेज रहा था, एडिशनल कितना भेजूं मैं कि अंदर कोर ना हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए, हाँ या ना। अब ये बड़े ही तुच्छ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक तो नहीं होंगे ना पेपर में, और मेंस में ऐसे आ जाएंगे, मेंस और नीट दोनों में, एडवांस में नहीं आएंगे, ये टॉपिक एडवांस में है भी नहीं। चल गाइस क्या कह रहा है ये,
A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer. ठीक है जी. Estimate the number of iron atoms in a domain. मतलब वो कह रहा है डोमेन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स. ठीक है, तो डोमेन हो गया. डोमेन का साइज उसने बोल दिया क्या है, क्यूब जैसा है, और उसकी लेंथ है 10⁻⁻6 मीटर की. ठीक है. अब ये कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन. तो पहले तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं डोमेन में. कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा कलर. और फिर कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट निकालो एंड फिर मैग्नेटाइजेशन निकालो. मॉलिक्यूलर मास इज 55 ग्राम पर मोल एंड इट्स डेंसिटी इज इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, तो डेंसिटी दे दी तो मास दे सकता हूं. मास हो जाएगा, डेंसिटी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं. अब सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये मीटर की जगह सेंटीमीटर में कर दो. 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. सही है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम हो जाएगी 10⁻⁻4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. तो बेसिकली इतना ग्राम मास हो गया. डोमेन के अंदर मास पता चल गया हमें कि आयरन का कितना मास है, 7.9 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम. इज दैट फाइन? अब वो कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज 55 ग्राम पर मोल. 55 ग्राम एक मोल में, मतलब 55 ग्राम में कितने एटम हैं? 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं. सही है, अवागाड्रो नंबर. इसका मतलब 7.9 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम में कितने एटम्स हो गए? 7.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 55 एटम्स. तो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस डोमेन. पूछा गया था एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन. ये आई थिंक पहला पार्ट हो जाना चाहिए. ये पहला पार्ट हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन. कहीं लिखा है इसने? ये क्वांटिटी कह रहा है, ये क्वांटिटी ही आई है क्या? एग्जैक्टली 7.9 इंटू 10⁻⁻12, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 55 एटम्स. सही है, इतने एटम्स हैं एक डोमेन में. अब क्या बोला इसने? सेकंड चीज क्वेश्चन वाला कह रहा है, सेकंड चीज पूछी थी मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट. अच्छा जी, इसने कहा है ईच आयरन एटम का डाइपोल मोमेंट है इतना. ओके, एक एटम का इतना है, तो इतने एटम्स का कितना होगा? तो ये हो जाएगा m नेट. नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 7.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 55. ये हो गया तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट. एक एटम का इतना था, इतने एटम्स का इतना हो गया. सही है. अगली चीज क्या पूछी है? ढूंढो भाई, अगला क्या पूछा है? अगला पूछा है मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन. ये कैपिटल एम हो गया. ये हो गया नंबर नेट भी. नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? इस एम नेट को वॉल्यूम से डिवाइड करो एसआई यूनिट में. अब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट एसआई में चल रहा था. वॉल्यूम इसकी ये वाली कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 का क्यूब. ये होना चाहिए. गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर.
यही किया है ना मैंने, इसने भी यही किया है ना, हाँ यही किया है, मल्टीप्लाई कर दिया फिर से डिवाइड कर दिया। सही है गाइस एवरीबॉडी? सर क्लास कब तक है? बेटा बस चलती रहेगी। टॉपिक इज